हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। आज का वीडियो हम आपके लिए लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, फर्स्ट चैप्टर से फिजिक्स के इंटर क्लास के बच्चों के लिए, जो यूनिट नंबर पहला है और जिसमें हम पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और लेक्चर नंबर आज 3 है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कूलाम के नियम पढ़ लिया था और उस पर कुछ न्यूमेरिकल लगा लिए थे, अध्यारोपण का सिद्धांत कर लिया था। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हैगा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आवेश का सतत वितरण। आवेश का सतत वितरण क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो सभी बच्चे यहां पर हेडिंग डालेंगे, आवेश का सतत वितरण। आवेश का सतत वितरण। आवेश का सतत वितरण क्या होता है? देखो, यहां पर आवेश का सतत, किसी सतह पर वितरण यानी कि बिखरा हुआ। कौन बिखरा हुआ? आवेश के बिखरा हुआ होगा किसी सतह पर। ठीक है, तो यहां पर हम किसी वस्तु को प्लस क्यू आवेश दे दें और वह प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से उस वस्तु पर कैसे हो जाए, बिखर जाए, तो इसे हम आवेश का सतत वितरण कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा आप लिखोगे कि आवेश का सतत वितरण क्या होता है। तो आवेश के सतत वितरण में आप लिखोगे कि यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश या किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, ठीक है, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे आवेश का सतत वितरण कहते हैं। कोई भी वस्तु है, कैसे भी है, गोलाकार कुछ भी है, तो हमने प्लस क्यू आवेश उसे दिया और प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से उस पर क्या हो गया, बिखर गया, वितरित हो गया। तो यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे आवेश का सतत वितरण कहते हैं। क्लियर हो गया होगा इतना? आप लोग लिखते रहिए, मैं बोल दूंगा। तो यहां पर यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए, उसे आवेश का सतत वितरण कहते हैं। अब ये आवेश के सतत वितरण तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा रेखीय आवेश वितरण। रेखीय रेखीय आवेश वितरण। दूसरा होता है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक, तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। ठीक, क्लियर? तो रेखीय यानी कि आवेश का सतत वितरण या रेखीय आवेश का वितरण पूछेगा। रेखीय तो किसी रेखा पर बिखरा हुआ होगा, पृष्ठीय तो किसी पृष्ठ पर बिखरा हुआ होगा, और कोई आयतन है तो उसके आयतन में एक समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा। ठीक है, आवेश का सतत वितरण आपने जान लिया। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे आवेश का सतत वितरण कहते हैं। अब रेखीय आवेश वितरण यानी कि कोई रेखा पर बिखरा हुआ होगा, यानी कि किसी रेखा पर उपस्थित होगा ये आवेश। यदि किसी तार को दिया गया आवेश, ठीक है, यदि किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित आवेश को, यदि किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित आवेश को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, यानी रेखा पर, यानी कोई तार होगा उस पर एक समान रूप से क्या होगा, बिखरा हुआ होगा, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब यहीं पर हम पढ़ते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसे सबसे पहले हम लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि किसी तार पर उपस्थित आवेश को, यदि किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को, यहां पर फार्मूले से सीख लो, Q/L, ये फार्मूला होता है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा कहते हैं। यहां पर अगर हम L का मान कितना रख दें, 1 मीटर रख दें, 1 मीटर, तो लैम्बडा बराबर Q हो जाएगा। ठीक, यदि किसी तार की एकांक लंबाई पर, कितनी लंबाई पर, एकांक लंबाई पर, ये इंपॉर्टेंट है, देखो गॉस की फिर में जब पढ़ेंगे तो इसका बहुत उपयोग होगा। ठीक, तो रेखीय आवेश वितरण समझ में आ गया। यदि किसी रेखा पर उपस्थित एक समान रूप से वितरित आवेश को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब आता है रेखीय घनत्व। इसी के बाद तुरंत रेखीय घनत्व किससे, इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला ये होता है, और L अपॉन Q/L, L का मान अगर हम 1 मीटर लेने, उस तार की लंबाई 1 मीटर लेने, तो 1 मीटर लंबाई पर जितना भी आवेश उपस्थित होगा, जितना भी आवेश उपस्थित होगा उसे हम लैम्बडा कहेंगे, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। यदि किसी तार की, कोई तार है ये,
तार यदि किसी तार की एकांक लंबाई पर, यदि किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। एक बार फिर बोल देता हूं, यदि किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो यहां पर फार्मूला हमारा ये था, आप लोग लिखते चलोगे, रेखीय आवेश घनत्व वितरित लिख लोगे, रेखीय आवेश घनत्व लिखोगे, उसके बाद आप फार्मूला या फार्मूला पहले लिख लोगे। अगर यहाँ पर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, यानी कि लैम्डा का मात्रक क्यू क्या है भैया, कूलाम हो जाएगा, और एल है जो वो मीटर हो जाएगा। यही अगर हम कहें तो इसकी विमा क्या होती है, इसकी कूलाम एटी और मीटर का एल को ऊपर लेके जाओ माइनस की पावर 1। क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, ठीक, सीख लिया होगा इतना। पृष्ठीय आवेश वितरण होगा यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश एक समान रूप से, यहां तो रेखा था, अब यहां पर कोई पृष्ठ ले लेते हैं, इसे हमने आवेश दे दिया प्लस क्यू आवेश दिया, और प्लस क्यू आवेश इस पे एक समान रूप से क्या हुआ, बिखर गया। ठीक है, किस पे बिखरा है, किसी पृष्ठ पर, किसी एरिया पर बिखरा है, तो पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। यदि किसी पृष्ठ पर एक समान वितरित आवेश को, यदि किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर हो गया होगा इतना। यानी कि मान लेते हैं इस पृष्ठ का एरिया ए है और हमने इसे आवेश कितना दिया है, क्यू आवेश दिया है। ठीक है, तो यहां पर पृष्ठीय आवेश वितरण की परिभाषा आपने लिख दी, यदि किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब यहां पर हेडिंग पड़ेगी पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे सबसे पहले हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। अब किसी पृष्ठ पर, मैंने बोला ये पृष्ठ है, इतना एरिया है, इसका फार्मूला होगा सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। यदि ए का मान कितना है, ए एक एरिया क्षेत्रफल है, तो अगर इसका मान 1 मीटर स्क्वायर ले लें, कितना ले लें, 1 मीटर स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो यहां पे ये उसको हम क्या पढ़ेंगे, एकांक क्षेत्रफल। तो यदि किसी पृष्ठ के, ठीक है, तो यहां पर अगर ए का मान 1 मीटर ले लिया है तो यहां पर 1 रखोगे तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, क्यू। तो जितना भी आवेश प्लस क्यू आवेश या क्यू आवेश एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। कैसे लिखोगे, पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया, यदि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक, यदि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, जितना भी एकांक क्षेत्रफल पर जितना उपस्थित आवेश है उसे क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। क्लियर, ठीक, यहां पे लिख लोगे, फार्मूला तो आपका हो गया। अगर यहां पर मात्रक की बात करें, एक बार फिर देख लोगे, यदि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर मात्रक की यहां बात करें तो मात्रक हो जाएगा, यहां से देखोगे तो आवेश का कूलम होता है, सभी को पता है भाई कूलम, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। अगर यही हम विमा की बात करें, इसकी विमा निकालें तो विमा क्या हो जाएगी, विमा फार्मूला ये लिखा हुआ है 80 आवेश हो जाए, कूलम है उसके 80 और मीटर, सॉरी ये मीटर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मीटर का स्क्वायर एल का स्क्वायर, एल को ऊपर लेके जाओगे तो एल की पावर कितना, माइनस का 2 हो जाएगी। इतना समझ में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक, अब हम पढ़ते हैं आयतन आवेश वितरण। ये मिटा देता हूं, आयतन आवेश वितरण। तो यहां पर अब आयतन आवेश वितरण क्या होगा, यदि किसी वस्तु के आयतन में, कोई भी वस्तु होगी, ठीक है, कोई वस्तु होगी, ये मैं घनाभ बना लेता हूं, उसके अंदर की बात होगी इन, ठीक है, इन, ऑन नहीं इन, ठीक, डब्बा है कोई, इसके आयतन में प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से सब में बिखरा हुआ है। तो यदि किसी वस्तु के आयतन में, यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में
एक समान रूप से वितरित आवेश को, ठीक है, यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में वितरित आवेश को आयतन आवेश वितरण कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब यहां पर हम कहेंगे कि आयतन घनत्व क्या होगा। आयतन घनत्व, आयतन आवेश, आयतन आवेश घनत्व, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे? रो से। रो बराबर इसका फार्मूला होता है Q अपॉन V, इंग्लिश में आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, तो हमने इसको V दे दिया। यहां पर ये लिख लेंगे कि ये क्या है, आयतन है, ठीक है, आयतन है। तो अगर V का मान कितना हो जाए, यदि V का मान 1 मीटर पावर Q हो जाए, V बराबर 1 मीटर क्यू हो जाए, यानी कि एकांक आयतन हो जाए, ठीक है, कितना हो जाए, एकांक आयतन, तो आप यहां पर परिभाषा दोगे आयतन आवेश घनत्व की। यहां पे कहोगे यदि किसी वस्तु के एकांक आयतन में, यदि किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व रो कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर। यहां पर v का मान 1 ले लिया, v का मान 1 रखोगे तो रो बराबर कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। तो ये रो बराबर q हो जाएगा, यहीं पर परिभाषा बन जाएगी। यदि किसी वस्तु के एकांक आयतन में, कितने एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व रो कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। फार्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है, यहां से अगर इसका मात्रक निकालोगे आप, तो मात्रक क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। और आयतन होता है मीटर की पावर 3। अगर यहीं से बात करेंगे विमा, तो विमा क्या हो जाएगी, कूलाम 80 होता है, और यहां पर मीटर की पावर 3 है, तो एल की पावर 3 ऊपर लेके जाओगे, एल की पावर माइनस कर दी हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक। इसको मैं रफ करता हूं, आप लोग अच्छे से लिखते रहिए, रफ पे जितना लिखोगे उतना आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत आवेश का क्षेत्र होगा ये, यानी कोई प्लस क्यू आवेश है, यदि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, यदि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कराता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये कोई आवेश रखा हुआ है, यहां पर किसी अन्य आवेश की एंट्री करा दो तो दूर होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अनुभव नहीं होगा, पास लाओ, जहां से इसका वैद्युत क्षेत्र स्टार्ट हो जाएगा, और जिस आवेश को आप लेके आ रहे हो, अगर ये प्लस का है और जैसे ही एंट्री ये करेगा, इसके वैद्युत क्षेत्र में इस पे बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल, अनुभव हुआ, जैसे ही अनुभव हुआ तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है इसका क्षेत्र। तो आवेश का क्षेत्र तो वैद्युत क्षेत्र। क्लियर। अगर तुम किसी आवेश को लेके आ रहे हो माइनस के क्यू को, तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, जहां से ये अनुभव हो जाए तो वहीं से क्या इसका क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। यदि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, यदि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कराता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया होगा, आप लोग कॉपी पे लिखते रहिए, यदि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश के आने से आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसे मैं मिटा देता हूं। वैद्युत बल रेखाएं, नेक्स्ट हेडिंग, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक। वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, ठीक। यहां पे आप समझ लोगे, जब समझ में आएगा तो अपने आप से लिख लोगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया वैद्युत क्षेत्र, अब इस पे हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया यहां पे,
तो अगर यहां पर मैं एक परीक्षण आवेश रख दूं, ये होता है परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश होता है Q नॉट। इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये टेस्टिंग होता है, ये टेस्ट के लिए रखा जाता है, परीक्षण करने के लिए, ठीक है। तो यदि किसी धनावेश के वैद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, यदि किसी धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को रखने पर, और ये परीक्षण आवेश जिस मार्ग पर गति करता है, सुनो कैसे, यहां पर हमने रखा, अब इसमें ये धनावेश होता है, ये भी धनावेश है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र, तो इसमें एक बल लगेगा, और जब बल लगेगा तो अगर यहां पर रखा है तो इसमें बल कार्य करेगा, तो ऐसे गति करेगा, किधर भी गति करेगा, कहीं भी गति करेगा। यदि किसी धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश रख दिया, रखे परीक्षण आवेश जिस मार्ग पर गति करता है, उस मार्ग पर खींची गई रेखा को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्लियर? यदि किसी धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश जिस मार्ग पर गति करता है, अब गति करी इसने, उस मार्ग पर खींची गई रेखा को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया होगा इतना? वैद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखा। तो यानी कि यहां से अगर हम बात करें तो यहां से वैद्युत बल रेखा ऐसे करके निकलती होंगी, इस पे, इससे जितने एरिया से ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं उसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्लियर हो गया होगा इतना? ठीक है। अब सुनो, वैद्युत बल रेखाओं के अगर गुण में आप लिख सकते हो, नंबर 1, वैद्युत बल रेखाएं डोरी की लचकदार, जैसे ये प्लस का Q है, ये माइनस का Q है, ठीक, ये इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, और माइनस पर ये धनावेश से स्टार्ट होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। नंबर 1, ये धनावेश से स्टार्ट होकर यानी कि शुरू होकर और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। नंबर 2 में क्या लिखोगे? वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ये देखो, ये अगर ऐसे जा रही है वैद्युत बल रेखाएं, ऐसे जा रही हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये तभी ये लचकदार होती है, डोरी की लचकदार की तरह, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। नंबर 3, यदि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखा के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नंबर 3 लिखोगे, यदि किसी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नंबर 4 क्या लिख लोगे आप? नंबर 4 लिखोगे, ये खुला वक्र बनाती है। कैसा है वक्र? खुला वक्र बनाती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। आगे पढ़ोगे आप। नंबर 5 लिख सकते हो आप, वैद्युत बल रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, या ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, यानी काटने वाला एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि अगर कोई वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है और दूसरी कोई ऐसे नहीं जा सकती। यदि अगर ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर, यदि अगर ये काटती हैं तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। तो एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती। जैसे मैं कहूं, एक वैद्युत बल रेखा ये जा रही है, तो इस बिंदु पर मैंने स्पर्श रेखा खींची तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, और एक इस वाले बिंदु पर इस वाली रेखा के लिए खींचा ये, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो कि 2 दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। इतना क्लियर हो गया होगा आपका? ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। खुद से लिखते रहिए, आप नोट्स बनाते रहिए।